हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग जो है बायोलॉजी के लेक्चर लेकर के आए हैं। और बायोलॉजी में सबसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं वो है कोशिका। आसान भाषा में समझाने का कोशिश करूंगा और विश्वास ये वीडियो आपको पसंद आएगा। और पसंद आएगा दोस्तों के साथ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसके साथ चलते हम यदि कोशिका का बात करें दोस्तों, सबसे पहले यदि बात करें कोशिका का जो हम अध्ययन करते हैं, उस कोशिका के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। यानी कोशिका को जिस बुक से हम अध्ययन करते हैं, जिस किताब में पढ़ते हैं, जैसे जीवों का जो अध्ययन करते हैं उसको हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं, उसी प्रकार से जब हम कोशिका का अध्ययन करते हैं उसको हम लोग कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि कोशिका का जो खोज है सर्वप्रथम, उससे पहले तो कोशिका था ही, लेकिन कोशिकाओं का खोज है सर्वप्रथम जो है रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिकाओं का खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया था। इसी कारण से जो साइटोलॉजी है, साइटोलॉजी के जनक रॉबर्ट हुक को ही माना जाता है। जो साइटोलॉजी है, साइटोलॉजी के जनक किसे माना जाता है, रॉबर्ट हुक को माना जाता है, क्योंकि पहली बार 1665 ईस्वी में कोशिका का खोज कौन किया था, रॉबर्ट हुक ने ही किया था। ठीक है, ये बात है। तो हम ये कह सकते हैं जो रॉबर्ट हुक, कोशिका विज्ञान का जनक कौन होगा, रॉबर्ट हुक होगा। और कोशिकाओं का अध्ययन होगा उसको कोशिका विज्ञान यानी हम लोग साइटोलॉजी के नाम से जानेंगे। उसके बाद यदि बात करें सर्वप्रथम कोशिका का खोज कौन किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यदि बात करें 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका का खोज किया था, वह कोशिका पेड़ पौधे की जो छाल होती है, पेड़ पौधा की जो छाल होती है, वो जो हम लोग कॉर्क के नाम से जानते हैं, पेड़ पौधा का छाल कॉर्क, वही उसी से किया था। और जब उससे खोज किया था तो वो पेड़ पौधा की छाल मृत कोशिका थी। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं पहली बार जो कोशिका की खोज हुई थी वो कैसी कोशिका थी, तो आपको कहना है वो मृत कोशिका थी। तो पहली बार जो कोशिका का खोज हुई थी वो कोशिका कैसी थी, तो मृत थी। तो यानी रॉबर्ट हुक ने जो 1665 ईस्वी में कोशिका का खोज किया वह कोशिका कैसा था, मृत। ठीक है, और किससे किया, तो आपको कहना पौधे के छाल यानी कॉर्क से कोशिका का खोज किया था। याद रखिएगा जो माइक्रोस्कोप का खोज हुआ उनके बाद ही कोशिकाओं का विस्तृत अध्ययन संभव हो सका। यदि बात करें जब रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका का खोज किया था, वो कोशिका जब मृत था तो आखिर जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, आपको याद रखना है ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने। उसी के कुछ ईस्वी के बाद यानी 9 साल के बाद 1674 ईस्वी की बात करते हैं, 1674 ईस्वी में उसने भी एक कोशिका का खोज किया था। और वह कोशिका भी पादप कोशिका ही थी, जो पेड़ पौधा की कोशिका ही थी, वो जो ल्यूवेनहॉक ने खोज किया था। और ल्यूवेनहॉक ने उन कोशिका का नाम बैक्टीरिया रखा। और बैक्टीरिया इसी प्रकार से हम कह सकते हैं बैक्टीरिया का खोज कौन किया, तो आपको कहना ल्यूवेनहॉक ने ही किया। बैक्टीरिया का खोज कौन किया, तो ल्यूवेनहॉक ने ही किया। यानी जीवित कोशिका का बात करेंगे, जीवित कोशिका का खोज कौन किया, तो ल्यूवेनहॉक ने ही किया। ठीक है, ये 1674 ईस्वी की बात है, ल्यूवेनहॉक ने क्या किया, जीवित कोशिका का खोज किया। यानी सर्वप्रथम अगर जीवित कोशिका का खोज की बात करें तो ल्यूवेनहॉक ने किया था। कब किया था, 1674 ईस्वी में, ये आपको ध्यान में रखना है। और जो सेल का नाम था वो क्या था, बैक्टीरिया। अतः हम कह सकते हैं बैक्टीरिया का खोज कौन किया, ल्यूवेनहॉक ने किया। क्लियर है बात। इसके बाद यदि बात करें कुछ कुछ जो स्टैटिक बातें हैं जो आपको याद रखना होता है, वो क्या होता है, जैसे हमने कहा अगर आपसे कोई पूछ देगा कि दुनिया की सबसे छोटी कोशिका कौन होती है, दुनिया की सबसे छोटी कोशिका कौन होती है, तो आपको कहना माइकोप्लाज्मी, क्या बोलेंगे, माइकोप्लाज्म बैक्टीरियम कोशिका। जो बैक्टीरिया की कोशिका होती है, माइकोप्लाज्म बैक्टीरिया होती है, उनकी कोशिका सबसे क्या होती है, छोटी होती है। उनसे छोटी दुनिया में कोई कोशिका नहीं होती है। यदि बात करें पूरे दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, आपको कहना शुतुरमुर्ग का जो पक्षी होते हैं उनके जो अंडे होते हैं उनके अंदर जो कोशिकाएं होती है, शुतुरमुर्ग पक्षी के जो अंडे होते हैं उनके अंदर जो कोशिकाएं होती है वो दुनिया के सबसे बड़ी कोशिकाएं होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग यानी ऑस्ट्रिच पक्षी होते हैं, उनके अंडे की कोशिका सबसे बड़ी होती है। अगर सबसे छोटी कहेगा तो आपको माइकोप्लाज्म बैक्टीरियम कोशिका कहना है। अगर आपको सबसे बड़ी कोशिका पूछे तो आपको कहना शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका सबसे क्या होती है, बड़ी होती है। ठीक है, ये क्लियर है। अगर पूरा दुनिया में ही सबसे लंबी कोशिका का बात करें, देखिए बड़ी का मतलब साइज में इस प्रकार से बड़ा हो, छोटी का मतलब छोटा, लंबा का मतलब वो उसमें लंबाई ज्यादा हो। अगर लंबा की बात करें तो आपको याद रखना तंत्रिका तंत्र जो होता है मानव शरीर में, किसी भी जीव के शरीर में तंत्रिका तंत्र जो होता है, तंत्रिका तंत्र जिस कोशिका से बना होता है उसको हम लोग न्यूरॉन कहते हैं, यानी कि हम लोग तंत्रिका कोशिका कहते हैं, तंत्रिका कोशिका। तो तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी होती है, आप लोग उसके अध्ययन करते होंगे कि वो पुच्छल तारे की जैसी कोशिकाएं होती है। ठीक है, इस प्रकार से वो कोशिकाएं होती है, इस प्रकार से ये कोशिकाएं होती है, तो पुच्छल तारे की तरह। तो ये जो तंत्रिका कोशिका होती है, ये तंत्रिका कोशिका दुनिया की सबसे लंबी कोशिका है। अगर सबसे छोटी कहेगा तो आपको माइकोप्लाज्म बैक्टीरियम कोशिका कहना है। सबसे अगर बड़ी कोशिका का बात करें तो शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका की बात करना है। अगर सबसे लंबी कोशिका की बात करें तो मानव शरीर में कौन सा कोशिका होता है, तंत्रिका तंत्र की कोशिका, न्यूरॉन होती है।
ठीक है। यदि केवल मानव शरीर लगा दे, मानव शरीर के अंदर में सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, हमारे शरीर के अंदर सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो मादाओं में होती है। मादाओं में सबसे बड़ी कोशिका का नाम होता है अंडाणु। अगर उसी प्रकार से बात करें पुरुषों में जो शुक्राणु होती है वो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन होती है? शुक्राणु होती है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है? अंडाणु होती है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? अंडाणु या फीमेल में होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? शुक्राणु होती है। बात आपको ध्यान में, ये कुछ स्टैटिक बात है जो आपको याद रखना जरूरी होता है। ठीक है, चलिए क्लियर है ये बात। आगे देखिए, आगे यदि बात करें हम कोशिका सिद्धांत के बारे में, जब कोशिकाओं का खोज हुआ था तो कोशिकाओं के खोज के बारे में कई अवधारणाएं आने लगी थी। तो ऐसे दुनिया में जितने भी सजीवें होती है, कई वैज्ञानिकों का कहना हुआ कि जो हमारे टी स्वान और स्लाइडिन नामक वैज्ञानिक 1838-39 की बात है, उस ईस्वी में इन दोनों वैज्ञानिकों का कहना था दुनिया के जितना भी सजीव है, जो भी सजीव दुनिया में है, वो सभी सजीव आपस में अगर हम बात करें तो सभी कुछ न कुछ कण से, एक छोटी से कण से बना हुआ है, तो वो कोशिका से निर्मित हुई है। तो यानी पूरा दुनिया का जितने भी सजीव है सब किससे बने? कोशिका से। चाहे वो जंतु हो के चाहे वो पेड़ पौधा हो, छोटे छोटे बैक्टीरिया से लेकर बड़े बड़े जानवर तक का बात करें, वो किससे निर्माण हुआ है? कोशिका से बना है। यानी बड़े बड़े जानवर से लेकर छोटे छोटे जंतु, कीट मकड़े, उन सबों के शरीर में संरचनात्मक इकाई है, सबसे छोटी रचना है जिससे हुआ है, सबसे छोटी क्रिया करने वाली इकाई है, वो कौन है? कोशिका है। यानी बड़े बड़े जंतु से लेकर छोटे छोटे जंतु तक के शरीर में सबसे छोटी जो क्रियात्मक इकाई है, सबसे छोटी जो संरचना बनाती है शरीर का, वो किसके मदद से बनता है? तो कोशिका की मदद से बनता है। ये कोशिका सिद्धांत में कहा गया था। और यदि बात करें कोशिका सिद्धांत के मतलब ये हुआ, और वैज्ञानिकों का ये भी कहना था जो पहले से उपस्थित कोशिकाएं हैं वो आपस में विभाजित होकर नई कोशिका का निर्माण करते हैं। यानी पहले से कोशिका है तो वही आपस में विभाजित होकर नई कोशिका बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि आप याद कीजिए, कहीं पर आपको कट जाता है तो कटने के बाद वहां का कोशिका मृत हो जाती है, धीरे धीरे वहां घाव भर जाता है। यानी मांस जो बढ़ा, मांस ही तो वो कोशिका से बना है, तो वो कोशिका धीरे धीरे क्या हुआ? उस घाव को फुलफिल कर दिया, मतलब घाव वहां पर क्या हुआ? भर गया। यानी पहले से उपस्थित कोशिका से नई कोशिका क्या होती है? बनती है। यही कोशिका सिद्धांत में कहा गया था। तो कोशिका सिद्धांत यह मूल सिद्धांत है जिसका प्रतिपादन टी स्वान और स्लाइडेन नामक वैज्ञानिक ने किया था, जिसके अनुसार क्या बताता है? प्रत्येक जीव यानी पौधा हो या जंतु कोशिका से बनी है, पहली बात है। इसलिए कोशिका को रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं, क्योंकि सभी जंतु जो जीव होते हैं उनके शरीर का रचना भी हुआ है और उसका क्रिया भी होता है, किसकी मदद से? कोशिका की मदद से। कहते हैं पहले से उपस्थित कोशिका से ही नया कोशिका का निर्माण होता है, और कोशिका के अंदर में सभी उपापचय जितने भी मेटाबॉलिज्म क्रियाएं होती है हमारे शरीर में, वो कोशिका के अंदर ही होती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कोशिका के अंदर जितनी मेटाबॉलिज्म क्रियाएं होती है, मतलब जितने हमारे शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म, उपापचय होती है, भोजन का पचना, इधर उधर का काम, वो सब कोशिकाओं के अंदर सभी चीजें होती है। जैसे अपना लोग के शरीर में भोजन का पचता है, वैसे कोशिका के अंदर में भी उपापचय होती है, सभी क्रिया इधर उधर का। ठीक है, ये बात है। आपको याद रखना है जो हमारे वायरस यानी विषाणु होते हैं वो अकोशिकीय है। अकोशिकीय मतलब होता है असेलुलर। इसका अकोशिकीय का मतलब हुआ इसमें एक कोशिका होता भी नहीं है, ऐसे समझ लीजिए। इसमें कोशिका होता ही नहीं है। कोशिका तो होता है लेकिन एक कोशिका नहीं होता है, एक कोशिका से भी छोटा होता है, मतलब कहते हैं अकोशिकीय होती है। इसमें पूरा कोशिका नहीं होती, इसीलिए वायरस को अकोशिकीय जीव यानी असेलुलर माना जाता है। असेलुलर क्योंकि इसमें पूर्ण विकसित कोशिका नहीं पाई जाती है। ऐसा कोशिका होता है या तो एक एक भी कोशिका पूरा नहीं होता है। एक एक तो पहला बात तो एक ही कोशिका होती है, वो भी पूर्ण विकसित नहीं होती, इसीलिए इसको अकोशिकीय माना जाता है। जो आपको ये याद रखना है, यह सजीव और निर्जीव के बीच का योजक कड़ी माना जाता है। कहने का मतलब ये ना तो सजीव होती है ना ही निर्जीव होती है। यदि किसी जीव के शरीर के अंदर ये क्रिया करती है तो वो सजीव की तरह लक्षण प्रकट करते हैं। ठीक है, यदि किसी निर्जीव वातावरण में रहते हैं तो वो निर्जीव रहते हैं, वो किसी से अभिक्रिया करके, किसी से संपर्क में रह के गंदगी नहीं फैलाते, मतलब ऐसे समझ लीजिए। अगर किसी सजीव के संपर्क में आते तो ये वृद्धि करते, तो वो ये जनन कर पाते हैं। इसीलिए इसको सजीव और निर्जीव के बीच का कड़ी माना जाता है। विश्वास से ये आपको क्लियर हुआ होगा। आगे देखिए, आगे यदि बात करें हम, यदि बात करें कोशिकाओं की, तो जो कोशिकाएं होती है, आप लोग ध्यान रखिए कि कोशिकाएं, दुनिया में जितना भी कोशिकाएं हैं, इसको हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक ऐसी कोशिकाएं हैं जो छोटी छोटी कोशिकाएं होती है, छोटी छोटी कोशिकाएं होती है। एक थोड़ा कोशिका बड़ी होती है। छोटी छोटी कहने का मतलब है एक कोशिका ऐसी होती है जिसमें पूरा अंग विकसित नहीं होता है, क्योंकि कोशिका के अंदर भी बहुत सारा अंग होता है, याद रखिएगा। कोशिका के अंदर भी बहुत सारा अंग होता है। तो कई ऐसे कोशिकाएं होती है
जिसके अंदर पूरा पूरा अंग विकसित नहीं होता है। कई ऐसे कोशिका होती है जिसमें पूरा पूरा अंग विकसित होता है, यानी एगो को बोलते हैं अल्प विकसित कोशिका, अर्ध विकसित कोशिका, एगो को बोलते हैं क्या, विकसित कोशिका। ठीक है, विकसित कोशिका। जैसे हम लोगों के शरीर में जो कोशिकाएं हैं वो पूर्ण विकसित कोशिका है, यानी एक अपना लोग के अंदर में जो कोशिकाएं हैं उस कोशिका के अंदर में कई प्रकार के अंगे हैं जो क्रिया करती है। वही बैक्टीरिया की कोशिका की बात करें तो उसमें पूर्ण विकसित कोशिका नहीं होती है। जितना अंग अपना लोग के शरीर में है, जितना कोशिका के शरीर में है अपना लोग के अंदर, उतना उस बैक्टीरिया की कोशिका के अंदर नहीं पाई जाती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। यानी हम ये कह सकते हैं, एक होता है अविकसित कोशिका यानी प्रोकैरियोटिक, इसको इंग्लिश में कहते हैं, यानी ज्यादा विकसित नहीं होता है ये, है ना। इसमें सभी अंगे परिपक्व नहीं होते हैं। और यदि बात करें विकसित कोशिका जो हम लोगों के शरीर में है, इसको हम लोग यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल के नाम से जानते हैं। प्रोकैरियोटिक का मतलब हुआ इसमें कोई भी अंग विकसित नहीं होता, यूकैरियोटिक का मतलब हुआ पूरा अंग इसमें क्या होता है, विकसित होता है। तो इसी आधार पर हम जीव को भी दो पार्ट में बांट सकते हैं। जिस जीव के शरीर में ये प्रोकैरियोटिक कोशिका होगा उस जीव को बोलेंगे प्रोकैरियोटिक जीव, जिस जीव के शरीर में ये विकसित कोशिका होगा उसको बोलेंगे यूकैरियोटिक जीव। जैसे हम लोग यूकैरियोटिक जीव हुए, जो बैक्टीरिया हुए वो सब कौन सा हुए, प्रोकैरियोटिक जीव हुए, क्योंकि उसके अंदर में जो अविकसित कोशिका है ना, अविकसित कोशिका है, प्रोकैरियोटिक सेल है, वो पाए जाते हैं, इसीलिए उसको हम लोग प्रोकैरियोटिक जीव कहते हैं। अपने लोग के शरीर में पूरा विकसित कोशिका पाए जाते हैं, इसलिए हम लोग क्या हुए, यूकैरियोटिक जीव हुए। अगर दोनों में अंतर की बात करें तो आपको ध्यान रखना है, प्रोकैरियोटिक कोशिका का साइज भी बहुत छोटा होता है, यानी 1 माइक्रोमीटर से लगभग 10 माइक्रोमीटर के बीच ऐसे कह सकते हैं, 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर के बीच। आपको माइक्रोमीटर के बारे में पता होना चाहिए। 1 माइक्रोमीटर जो होता है 10 की पावर माइनस 6 मीटर होता है, यानी 1/10 लाख जो मीटर होती है उसके बराबर होती है ना, 1/10 लाख। इसको म्यू भी हम लोग पढ़ देते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्लियर है बात, देखिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसका आकार कितना होता है, 1 माइक्रोमीटर से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक का होता है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका, छोटी कोशिका होती है। वही जब यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें उसके 5 माइक्रोमीटर से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक होती है, बहुत थोड़ी सी बड़ी होती है, यानी माइक्रोमीटर में तो ये तो छोटी तो है ही, कोशिका तो छोटी है ही, लेकिन ये बात करें तब भी इसके अपेक्षा ये थोड़ी बड़ी होती है, 1 से 10 माइक्रोमीटर के बीच होती है, ये 5 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक होती है यूकैरियोटिक। हम लोग के शरीर की कोशिका थोड़ी क्या है, बड़ी है। इसके बाद अगर प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करें, इसके अंदर जो केंद्रक होते हैं, केंद्रक के चारों तरफ झिल्ली नहीं पाए जाते हैं। जैसे कहने का मतलब है, ये यदि कोशिका है, कोशिका के बीच में जो केंद्रक है, कोशिका के बीच में जो केंद्रक है, केंद्रक के चारों तरफ इस प्रकार से झिल्ली नहीं पाई, केंद्रक झिल्ली नहीं पाए जाते हैं। अगर इस इधर का बात करें, इस कोशिका के अंदर में जो केंद्रक होते हैं, केंद्रक के चारों तरफ इस प्रकार से झिल्ली पाई जाती है, बात आपको ध्यान में रखना है। इसमें झिल्ली नहीं पाई जाती है, इसमें झिल्ली पाई जाती है, तो यानी केंद्रक झिल्ली होती है, प्रोकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। और यदि बात करें इसके अंदर, इस कोशिका के अंदर की बात करें, इस कोशिका के अंदर जो होते हैं गुणसूत्र जो होते हैं केवल एक ही होते हैं। गुणसूत्र कितने होते हैं, एक होते हैं। इसके अंदर अनेक गुणसूत्र होते हैं, इसके अंदर अनेक गुणसूत्र होते हैं। जो हम लोगों की कोशिका उसके अंदर अनेक गुणसूत्र है, जो हमारा प्रोकैरियोटिक कोशिका उसके अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं, एक गुणसूत्र होती है, आपको ध्यान में रखना है। अगर कोशिकांग का बात करें, कोशिकांग का मतलब हुआ कोशिका का अंग। कई अंग होते हैं कोशिका में, जैसे सेंट्रोसोम होते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, वैक्यूम होते हैं, कई अंग होते हैं। तो इनमें इस सब अंग नहीं पाए जाते हैं। हम लोगों की कोशिका में वो सभी अंग पाए जाते हैं, कोशिकांग। अगर कोशिका का ये जो एक कोशिका दो भागों में टूटेगा तो कौन सा विभाजन होगा, कहेंगे सूत्री विभाजन, यानी ये जैसा कोशिका वैसा दो कोशिका इसमें बन जाता है। हम लोगों के जो शरीर में है उसमें दो विभाजन होता है, समसूत्री और गुणसूत्री, अर्धसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन का मतलब हुआ कि जो पहले की कोशिका में जितना गुणसूत्र है, बाकी जो नया कोशिका बनेगा उनमें भी उतना ही गुणसूत्र रहेगा। यदि इसमें 46 गुणसूत्र है तो इससे जो नया दो कोशिका बनेगा दोनों में 46 होगा, उसी को कहते हैं समसूत्री विभाजन। ठीक है, समसूत्री विभाजन। अगर बात करें अर्धसूत्री विभाजन का मतलब हुआ कि जब एक में इसमें 46 गुणसूत्र है, इससे जो दो कोशिका बनेगा तो एगो में 23 फिर एगो में 23 होगा, यानी गुणसूत्र की संख्या जब आधा हो जाएगा तो उसको बोलेंगे अर्धसूत्री विभाजन, और गुणसूत्र की संख्या जब समान रहेगा उसको बोलेंगे समसूत्री विभाजन। तो हम लोगों के शरीर में समसूत्री विभाजन होता है, बाकी जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें असूत्री, मतलब असूत्री बोल सकते हैं, सूत्री विभाजन समसूत्री के टाइप का ही होता है, ये विभाजन होता है। ठीक है, अगर ये बात करें शुतुरमुर्ग के अंडे कोशिका का व्यास 18 सेंटीमीटर तक होता है, ये आपको याद रखना। शुतुरमुर्ग के अंडे कोशिका सबसे बड़ी कोशिका होती है। उनका यदि व्यास का बात करें, व्यास कहने का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी ये व्यास होगा,
तो ये व्यास जो होता है वो कितना होता है 18 सेंटीमीटर तक के होते हैं, ये आपको ध्यान रखना 18 सेंटीमीटर तक व्यास होते हैं। कितनी बड़ी कोशिका होगी सोचने की बात है, 18 सेंटीमीटर छोटा नहीं होता, बहुत बड़ा। ठीक है, चलिए अगर बात करें तंत्रिका कोशिका की लंबाई एक, यहाँ क्या लिखे तंत्रिका कोशिका की लंबाई 1 मीटर तक होती है। सोचिए 1 मीटर लंबाई तक की तंत्रिका कोशिका होती है, ये भी आपको ध्यान रखना, ये 2 इंपोर्टेंट पॉइंट रहा। बाकी हम यहाँ पर फिगर बनाए हैं, समय आपका बर्बाद ना हो इसलिए पहले से बना के रखे हैं, आपको चिंता नहीं लेना। ठीक है, आपको समझने से मतलब है, समझ जाइए। ठीक है, बाकी चीजें देख लीजिए। हम यहाँ पर 2 फिगर बनाए, एक एनिमल सेल बनाए हैं, दूसरा हम प्लांट सेल बनाए हैं। देखिए यहीं पर हम बहुत बातें समझा देंगे, बाकी यहीं पर समझाने के बाद बाकी बहुत बातें हैं वो आपको एक एक करके बता देंगे। यहीं पर जो भी समझना होगा समझ लीजिए आप लोग ध्यान से। आपको यहाँ पर क्या समझना, पहले ये बात कीजिए। देखिए आप जो दोनों तरफ सेल देख रहे हैं, एक तरफ एनिमल सेल देख रहे हैं, एक तरफ प्लांट सेल देख रहे हैं, मतलब ये हमारा जो है जंतु कोशिका, हम लोगों के शरीर का कोशिका है, ये पेड़ पौधा के शरीर का कोशिका है। तो मतलब कहने का मतलब आप फिगर से ही देख सकते हैं इसका आकार कैसा होता है, गोलाकार होता है। इसका आकार कैसा है, गोलाकार, बेलनाकार, इस प्रकार से आकार होता है। अगर प्लांट सेल के आकार की बात करें तो इसका आकार कैसा है, तो कहेंगे चौकोर आकार के हैं, चौकोर आकार के हैं। ठीक है, तो पहला तो आकार की बात करें, एक तरफ तो आकार नजर दिखाएं तो ये आकार गोलाकार, बेलनाकार हो सकता है, ये चौकोर आकार का होगा। गुड बात। अब देखिए आगे क्या है, आप लोग गौर से देखिएगा, जो हमारे ये कोशिकाओं का सबसे बाहर में आवरण है, मात्र एक ही आवरण है यहाँ पर आप लोग गौर से देखिए, यहाँ पर 2 आवरण है, एक आवरण ये है, एक आवरण ये है। तो कहने का मतलब इसमें 2 आवरण पाए जाते हैं। 2 आवरणों में बात ये है कि सबसे जो बाहर का आवरण है, सबसे बाहर का आवरण है उसको कहते हैं कोशिका भित्ति। सबसे बाहर के आवरण को हम लोग किस नाम से जानते हैं, कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। हम लोगों में कोशिका भित्ति नहीं है, आपको ध्यान ये रखना है, जो कोशिका भित्ति नहीं है, जिस कारण से हम लोगों के सेल्स होते हैं, सेल्स नर्म होते हैं, मतलब ये चिपक सकते हैं, इसमें कठोरता नहीं पाई जाती है जंतु कोशिका में। क्यों, कारण क्या है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती, भित्ति मतलब दीवार नहीं होती है, दीवार नहीं होती है तो ये इसमें जो है इसका चौकोर आकार भी नहीं होता है। आकार भी अगर इसका चौकोर है तो इसका कारण कौन है, कोशिका भित्ति है। इसका जो संरचना है वो कठोर है, मजबूत है, तो उसका कारण कौन है, कोशिका भित्ति है। लेकिन यहाँ पर वो सब चीजें नहीं पाई जाती है। ठीक है, और आपको ध्यान रखना ये बात है, जो कोशिका भित्ति है इनसे होकर कोई भी पदार्थ अंदर जा सकता है, क्योंकि इसमें गेट होता है, देख लीजिए यहाँ पर गेट होता है, इस गेट से होकर कोई भी पदार्थ अंदर जा सकता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो कोशिका भित्ति होती है वो पारगम्य होती है। कोशिका भित्ति क्या होती है, पारगम्य, कोई भी पदार्थ अंदर जा आ सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है, कौन जा रहा है कौन आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। किसको मतलब नहीं है, कोशिका भित्ति को। बस दीवार का काम है, मतलब दीवार में दरवाजा नहीं है, सीधा समझ लीजिए, सीधा कोई पदार्थ अंदर जा सकता है। अब देखिए, अब उसके जो अंदर का भाग है, अंदर का जो देख रहे हैं दीवार, अंदर का जो दीवार है वो कोशिका झिल्ली है। ये चीज अपना लोग में भी है, तो कोशिका झिल्ली दोनों में पाया जाता है, कोशिका झिल्ली दोनों में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। अब कोशिका झिल्ली का यदि बात करें, कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य होता है। अर्धपारगम्य कहने का मतलब यानी है, जैसे देखिए इससे होके बहुत पदार्थ तो अंदर जाता है, लेकिन कोशिका झिल्ली बहुत पदार्थ को अंदर घुसने नहीं देता है। कुछ ही पदार्थ है जिसे कोशिका झिल्ली घुसने देगा, जो उसका दोस्त होगा, जो उसके लिए अनिवार्य होगा, उसी चीज को अंदर आने देगा, बाकी चीज को अंदर आने नहीं देगा। इसीलिए कोशिका झिल्ली को हम लोग अर्धपारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। कोशिकाओं का जितना अंग होता है सब कोशिका झिल्ली के अंदर ही सुरक्षित रहता है, सब कोशिका झिल्ली के अंदर ही सुरक्षित है। अगर ये फट गया तो जीव द्रव बाहर आ जाएगा, ये जो पानी जैसे है, सब अंग क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। बाकी यही फिगर में आप समझने की कोशिश कीजिए, अगर बाहरी का आवरण समझ गए ठीक है। अब यहाँ पर पेड़ पौधा में एक चीज और होता है, जो कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली है, उन दोनों के बीच में जो आप ये पीला कलर का देख रहे हैं, इसको मध्य लेमेला कहते हैं, मध्य लेमेला के नाम से जानते हैं। खैर वो उतना इंपोर्टेंट नहीं, मध्य लेमेला। तो अब देखिए, अब जरूरी क्या है, अब पूरे कोशिका को ध्यान से देखिए, आपको इस तरह से बुनिया झरा हुआ नजर आ रहा है, यानी पूरे कोशिका में पानी भरा हुआ है, पूरे कोशिका में पानी भरा हुआ है। उस पूरे पानी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, आपको कहना जीव द्रव के नाम से जानते हैं। पूरे पानी को हम लोग किस नाम जानते हैं, जीव द्रव के नाम से जानते हैं, जीव द्रव के नाम से जानते हैं। पूरे कोशिका के पानी को जीव द्रव के नाम से जानते हैं। अब गौर से यहाँ समझिए, जो पूरे कोशिका में पानी भरा है उसको हम लोग जीव द्रव कहते हैं। ये बीच में आप केंद्रक देख रहे हैं, तो कुछ पानी केंद्रक के बाहर है, कुछ पानी केंद्रक के अंदर है। ठीक है, कुछ पानी केंद्रक के बाहर है, कुछ पानी केंद्रक के अंदर है। जो केंद्रक के अंदर की पानी है उसको हम लोग केंद्रिका द्रव कहते हैं। केंद्रक के अंदर की पानी को केंद्रिका द्रव कहते हैं, केंद्रक के बाहर को पानी को कोशिका द्रव कहते हैं। ध्यान से यहाँ पर देखिए,
केंद्रक के अंदर जो पानी बचा उसको हम लोग केंद्रिका द्रव कहेंगे, केंद्रक के बाहर जो पानी बचा उसको हम लोग कोशिका द्रव कहेंगे। हम यहाँ से तीर मार के लिखे ये जीव द्रव जरूर है, लेकिन जीव द्रव में भी कौन सा द्रव है, कोशिका द्रव है। यहाँ जो जीव द्रव है, इस जीव द्रव का नाम क्या है, केंद्रिका द्रव, यानी इसके अंदर का जीव द्रव को केंद्रिका द्रव, इसके बाहर के जीव द्रव को कोशिका द्रव। तो जीव द्रव कितने प्रकार का, दो प्रकार का, कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव। जीव द्रव के अंदर ही सभी अंग जीवित है, अगर जीव द्रव सूख गया तो सभी अंग मर जाएगा, तो जीव भी मर जाएगा। हम कह सकते हैं जीव द्रव को, यानी कोशिका का जीवन का आधार, यानी पूरे शरीर का, मानव शरीर या दुनिया के जितने प्राणी हैं सबके जीवन का आधार कौन है, जीव द्रव है। चलिए, जीव द्रव में कई सारे अंग हैं, ये आप पहले सबसे पहले केंद्रक के बारे में जान लीजिए। केंद्रक दोनों में पाया जाता है। बस ये देखिए, ये जो केंद्रक है ये पूरे को हम लोग केंद्रक कहते हैं। केंद्रक के अंदर दो चीजें पाई जाती है, केंद्रक के अंदर दो चीजें। केंद्रक के अंदर छोटी सी गोलाकार संरचना होती है जिसको हम लोग केंद्रिका कहते हैं। केंद्रक के अंदर में केंद्रिका होते हैं, और केंद्रक के अंदर ये धागा जैसे रचना होती है जिसको क्रेमेटिन धागा कहते हैं। यही आगे चल के क्या बनाता है, गुणसूत्र बनाता है। क्रेमेटिन धागा आगे चल क्या बनाता है, गुणसूत्र बनाता है। कहने का मतलब ये हुआ, जब हम बात करें केंद्रक के अंदर दो प्रकार की संरचना पाई जाएगी। पहला को केंद्रिका कहेंगे, गोलाकार संरचना को धागे जैसी संरचना क्रेमेटिन धागा कहेंगे। ठीक है, ये केंद्रक के अंदर की बात करें, ये दोनों यहाँ पर लिखे हैं केंद्रक। बाकी देखिए, बाकी यदि बात करें माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है, गोल्जी उपकरण यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद गोल्जी बॉडी उसमें भी है, और बाकी चीजें रिक्तिका जो जल संचित करने का काम करते हैं वो इसमें भी है, इसमें भी है। तो बाकी चीजें सभी कुछ लगभग लगभग पाए जाते हैं। एक एक करके दोनों में अंतर यहाँ पर हम देखने का कोशिश करते हैं। चलिए, अगर बात करें पादप कोशिका जंतु कोशिका क्या अंतर है, तो एक झलक में यहाँ लिखे हैं। जैसे अगर कोशिका भित्ति का बात करें तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है, और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। उसी प्रकार से बात करें कोशिका झिल्ली का, तो पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली पाया जाता है, और जंतु कोशिका में भी तो पाया जाता है, क्योंकि हमने पढ़ा अभी। अगर बात करें केंद्रक का, तो दोनों में पाया जाता है। बस फर्क ये होता है, गौर से यहाँ पर देखिएगा, इसका केंद्रक जो हो, पेड़ पौधा कोशिका का केंद्रक, ये किधरों रह सकता है, यानी इस साइड में, इस साइड में, इस साइड में, इस साइड में, कहीं भी रह सकता है। परिधि के चारों तरफ कहीं भी रह सकता है, बीच में नहीं रहता, कहीं पर रह सकता है। इसका केवल बीच में होता है। हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पादप कोशिका का है, इसका केंद्रक कैसा होता है, परिधीय होता है, चारों तरफ किधरों रह सकता है। और इसका कहाँ पाया जाता है, बीच में पाई जाती है। बात आपको ध्यान में रखना है। अगर रिक्तिका की बात करें जिसमें जल हटता है, तो जो पादप कोशिका वो उस समय बहुत बड़ा रिक्तिकाएं होती है, और जंतु कोशिका में छोटे छोटे कई हो सकते हैं, छोटे छोटे रिक्तिका होते हैं जिसमें पानी हटता है। ठीक है, याद रखिएगा। जो माइटोकॉन्ड्रिया बात करें तो इसमें पाया जाता है, और छोटा छोटा पाया जाता है, अनेक पाया जाता है, और इसमें बहुत बड़ा माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। हम लोगों के शरीर में, हम लोग शरीर में ऊर्जा की ज्यादा आवश्यकता होती है, तो बड़ा माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का गृह होती है। सेंट्रोसोम जो कोशिका विभाजन करता है, पेड़ पौधा की कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। ठीक है, और यदि बात करें जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है। यदि बात करें लवक का, जो हमारा जैसे हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक, तो ये लवक जो है पादप कोशिका में होता है, जिस कारण से लवक के अंदर हरित लवक होता है, तो वो पेड़ पौधा हरा होते हैं, तो लवक पाया जाता है। लेकिन हम लोगों के शरीर में लवक नहीं पाया जाता है। आपको याद रखना है, कोशिकाओं के सबसे बड़ी अंग कौन है, लवक ही होती है। ठीक है, चलिए, तो ये ठीक है, आगे देखिए क्या है, इसके बारे में देखेंगे। जब हम कोशिका भित्ति का बात करेंगे, पहला अंत, तो सबसे बाहरी जो आवरण होता है पादप कोशिका में कोशिका भित्ति ही होती है, क्योंकि पादप कोशिका में ही कोशिका भित्ति पाई जाती है, बाकी किसी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो जो जो प्लांट्स होंगे उसके कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को हम लोग कोशिका भित्ति कहेंगे। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, तो सबसे जो बाहरी आवरण होती है उसको हम लोग कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल कहेंगे। यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, यह बात आपको ध्यान में रखना है। यह पादप कोशिकाओं को निश्चित आकार प्रदान करता है। अगर साइज का बात करें, साइज कौन प्रदान करता है, तो वो आप कहेंगे कोशिका भित्ति ही प्रदान करता है, और कठोर भी बनाता है कोशिका भित्ति, क्योंकि वो दीवार होता है, तो साइज भी प्रदान करता है और कठोर भी बनाता है। यदि कवक को जैसे बात करें, ये बना किसका होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। आपको याद रखना है, जो कोशिका भित्ति बनी होती है किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। और इसके साथ में पेक्टिन नामक पदार्थ भी होता है। सेल्यूलोज और पेक्टिन का क्या होता है, बना होता है कोशिका भित्ति। तो जैसे कवक की बात करें, तो कवक भी एक हमारा क्या है, कवक भी एक पौधा है जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है, और कवक का जो कोशिका भित्ति होगी, क्योंकि कवक में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है, क्योंकि वो पौधा है तो जाहिर सी बात उसमें कोशिका भित्ति पाई जाएगी। तो कवक में जो कोशिका भित्ति पाई जाती है, वो आपको क्वेश्चन कई बार आ जाता है, तो आपको कहना है कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है।
कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन नामक पदार्थ की बनी होती है। यदि बात करें जीवाणु की, जीवाणु भी एक पौधा है, ये भी आपको याद रखना है। तो जीवाणु एक पौधा ऐसे कैसे कर सकते हैं? क्योंकि जीवाणु के बाहरी कोशिकाओं के बाहरी आवरण कोशिका भित्ति होती है, जिसमें कोशिका भित्ति होगी वह क्या होगी? वह तो पादप ही होगी। तो जीवाणु का जो कोशिका भित्ति होती है आपको याद रखना है पेप्टिडोग्लाइकिन की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकिन की जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है। और याद रखना है कि कोशिका जो भित्ति होती है वो पारगम्य होती है, यानी इससे होकर कोई भी पदार्थ अंदर आ जा सकता है। ये बात हमने बात कर लिए थे। उपरोक्त तथ्य के आधार पर हम कह सकते हैं जीवाणु और कवक क्या है? पौधा है। सीधा सा मतलब है, क्योंकि इसके अंदर में क्या पाए जाते हैं? कोशिका भित्ति पाए जाते हैं, इसलिए ये कह सकते हैं ये क्या है? पौधा है। क्लियर है बात? ये बात आपको ध्यान में रखना है। यदि बात करें उसके थोड़ा सा अंदर आएंगे तो आपको कोशिका झिल्ली यानी प्लाज्मा झिल्ली सेल मेम्ब्रेन मिलेगा। कोशिकाओं के अंदर ये सेल मेम्ब्रेन मिलेगा। ठीक है, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन मिलेगा, सेल मेम्ब्रेन ये। ठीक है, ये इसमें अपना लोग में यही बाहर वाला और इसमें ये पूरा अंदर वाला सेल मेम्ब्रेन मिलेगा। अगर सेल मेम्ब्रेन का बात करते हैं तो यह जो बात करें पादप कोशिका जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है, इस हम बात किए थे। और बना किसका होता है? तो लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। आपको याद रखना लिपिड और प्रोटीन का ये बना होता है। कौन सा? तो आपको कहेंगे कोशिका जो झिल्ली होती है वो लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। ये अर्धपारगम होती है, कहने का मतलब कुछ ही पदार्थ अंदर आ जा सकता है, जो इसका दोस्त होगा उसे अंदर आने देगा, सबको अंदर आने नहीं देगा। इससे होकर कुछ ही पदार्थ अंदर आ जा सकते हैं। कोशिका के सभी अंग इसके अंदर सुरक्षित रहते हैं। जितने भी कोशिकाओं के अंग होते हैं ये इसके अंदर क्या होते हैं? सुरक्षित होते हैं। क्लियर है बात? देखिए, अगर बात करेंगे जीव उसके बाद बात करें कोशिकाओं का जो अंदर का भाग है, जैसे ये हमारा मान लीजिए कोशिका का झिल्ली हो गया, ये हमारा केंद्रक हो गया। तो इसके अंदर जो ये बुनिया जैसे झरा पानी जैसे पदार्थ है उसको हम लोग जीव द्रव कहेंगे। इसका खोज दुजार्दन क्या था? याद रखिएगा। और इसका नाम कौन रखा था? पुरकिंजे रखा था। कई लोग कह देते पुरकिंजे ने इसका खोज नहीं बचा। इसका खोज दुजार्दन किए थे और नाम रखे थे कौन? पुरकिंजे। याद रखिएगा। अगर नहीं रहेगा दुजार्दन ऑप्शन में तब पुरकिंजे मारेंगे खोज में। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। इसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है क्योंकि कोशिकाओं के सभी अंग इसी के अंदर तैरते हैं तथा जीवित रहते हैं। इसका कारण है कि जीव द्रव में सभी अंग तैर रहे हैं। अगर जीव द्रव नहीं रहेगा तो कोशिकाओं के अंग सूख जाएंगे, है ना। यह दो प्रकार के हम कह सकते हैं, क्योंकि पूरे अंत कोशिका के अंदर में जो पाए जाएंगे उसको हम लोग जीव द्रव कहेंगे, और केंद्रक के अंदर जो होगा उसको हम लोग केंद्रिका द्रव यानी न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे, और केंद्रक के बाहर यहाँ तक जो पदार्थ पाए जाएंगे उसको हम लोग कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म कहेंगे। यानी इससे पहले जो जीव द्रव उसको कहते थे प्रोटोप्लाज्म। जो प्रोटोप्लाज्म होते हैं दो तरह से हम बांट सकते हैं, यानी केंद्रक के बाहर के पदार्थ को हम लोग साइटोप्लाज्म कहेंगे, केंद्रक के अंदर के पदार्थ को हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। फिगर से आप परिचित देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें 3 अंग के बारे में हमने देखा है यहाँ पर। अगर बात करें फिर से हम अंदर की बात करें, अगर बात करें सबसे जो इंपॉर्टेंट बातें होती है केंद्रक के बारे में बहुत कुछ जानना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अगर कोशिकाओं के केंद्रक की बात करें तो ये केंद्रक के अंदर 2 चीजें पाई जाएगा, केंद्रिका और क्रेमेटिन धागा। पूरे केंद्रक के अंदर 2 चीजें, केंद्रिका क्रेमेटिन धागा। पहले केंद्रक की बात करें तो केंद्रक का जो खोज है तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। केंद्रक का खोज कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। यह जंतु कोशिका के केंद्र में तथा पादप कोशिका के परिधि में स्थित होता है, यानी पादप कोशिका के साइड में भी रह सकता है, साइड में भी कहीं रह सकता है, जंतु कोशिका के केंद्र यानी बीच में रहता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। कोशिकाओं के अंदर होने वाली जितनी भी क्रियाएं कोशिका के अंदर हो रही है, क्या हो रहा नहीं हो रहा, कैसे हो रहा नहीं हो रहा, वो सब का कंट्रोल यानी राजा की तरह ये काम करता है। यानी केंद्रक भाई साहब आप राजा हैं, है ना, ये राजा है, राजा की तरह ये क्या करता है? काम करता है। इसलिए इसे हम कोशिका का दिमाग भी कह देते हैं। कोशिका का दिमाग किसे कह देते हैं? केंद्रक का, क्योंकि सब कोशिकाओं के अंदर होने वाली सभी क्रियाओं का कंट्रोल किसके पास होता है? केंद्रक के पास ही होता है। इसके अंदर अगर बात करें तो इसके अंदर जो द्रव भरे होते हैं, इसके अंदर जो जीव द्रव भरे होते हैं उस जीव द्रव को क्या कहते हैं? केंद्रिका द्रव कहते हैं। ये बात हमने कर लिया था। केंद्रक जो होते हैं ये बाहर से झिल्ली द्वारा घिरे होते हैं। बाहर से झिल्ली द्वारा क्या होते हैं? घिरे होते हैं। केंद्रक जिस झिल्ली द्वारा घिरे होते हैं उसको हम लोग केंद्रिका झिल्ली के नाम से जानते हैं। दोहरे झिल्ली से घिरे होते हैं। इसके अंदर मुख्य रूप से 2 चीजें पाई जाएगा। कौन कौन? केंद्रिका और क्रेमेटिन धागा। यहाँ लिखिए केंद्रिका और क्रेमेटिन धागा दोनों पाया जाएगा। ये गोलाकार संरचना केंद्रिका है, ये धागे जैसी संरचना क्रेमेटिन धागा है। अगर बात करें क्रेमेटिन धागा आगे जो किसके बने होते हैं, क्रेमेटिन धागा के बारे में पूछेगा तो कहना हिस्टोन और प्रोटीन, हिस्टोन नामक प्रोटीन का और डीएनए का बना होता है। हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए का कौन बना होता है? क्रेमेटिन धागा बना होता है। और वही क्रेमेटिन धागा आगे चल के विभाजन होकर के गुणसूत्र बनाता है। आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है जो क्रोमोजोम होता है, गुणसूत्र होता है, किसके बने होते हैं? तो हिस्टोन नामक प्रोटीन और डीएनए के बने होते हैं। जो गुणसूत्र बने होते हैं किसके? हिस्टोन और डीएनए के बने होते हैं। आपको ध्यान में रखना है। अगर यदि बात करें गुणसूत्र का खोज कौन किया था, तो आपको कहना स्ट्रोसबर्गर ने किया था। गुणसूत्र का खोज कौन किया था? स्ट्रोसबर्गर ने किया था। अगर गुणसूत्र में देखा जाए तो हमने कहा कि डीएनए और हिस्टोन नामक प्रोटीन का बना होगा। तो आप देखिए, अगर ये है डीएनए,
अगर गुणसूत्र को देखा गया तो इसके अंदर डीएनए, इसमें प्रोटीन कहीं कहीं लगा हुआ है। और डीएनए जो है इसको आनुवांशिकता का मूल आधार के नाम से भी जानते हैं, आनुवांशिकता का मूल आधार। और भौतिक क्रियात्मक इकाई जीन है जो पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों को ले जाता है। और इसी पर डीएनए के ऊपर में छोटे छोटे बिंदु पाए जाते हैं, उस बिंदु जैसे रचना को हम लोग जीन के नाम से जानते हैं। जो जीन का खोज जॉनसन किया था 1909 ईस्वी में, ये आपको ध्यान रखना है। अगर यही पर बात करें, जो आपको अगर आनुवांशिकता का मूल आधार कहेगा तो डीएनए कहना है। डीएनए पर छोटे छोटे खंड होते हैं जिसे मूल भौतिक और कार्यात्मक इकाई कहते हैं, जीन कहते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी पैतृक गुणों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, जीन के द्वारा होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये सब संरचनाएं कहाँ पाए जाते हैं, केंद्रक के अंदर ही पाए जाते हैं। ठीक है, ये सब संरचना कहाँ पाए जाते हैं, केंद्रक के अंदर ही पाए जाते हैं। अतः कह सकते हैं केंद्रक के अंदर जो भी संरचना होती है वो इंपॉर्टेंट होता है पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों का स्थानांतरण के लिए। क्लियर है बात? चलिए अगर यहीं पर बात करें थोड़ा सा अनुवांशिक पदार्थ, डीएनए को हम लोग अनुवांशिक पदार्थ भी कहते हैं। डीएनए क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, इससे ही गुणसूत्र बने होते हैं। डीएनए से कौन बने होते हैं, गुणसूत्र। और डीएनए क्या है, एक अनुवांशिक पदार्थ है, अनुवांशिक पदार्थ, यह ध्यान रखना है। अगर केंद्रिका का बात करें, या प्रोटीन तथा आरएनए का संश्लेषण, वैसे प्रोटीन जो निर्माण होता है कोशिकाओं के अंदर, जो आरएनए जो निर्माण होता है उसमें मदद कौन करता है, केंद्रिका मदद करता है। केंद्रक के अंदर जो संरचना होती है। अगर गुणसूत्र की संरचना बात करें, गुणसूत्र यदि इस प्रकार से संरचना गुणसूत्र का बनाया जाए, सबसे ये पतला भाग होता है लास्ट वाला, उसको सेंट्रोमियर कहते हैं, मुंड जैसी संरचना होती है। और बीच वाला भाग को हम लोग क्रोमोमियर कहते हैं, और जब सबसे मोटे भाग को हम लोग क्रोमोनीमा कहते हैं, याद रखिएगा। यानी सबसे छोटा जो मुंडी जैसे भाग होता है उसको सेंट्रोमियर कहते हैं, और जो बीच वाले भाग उसको क्रोमोमियर कहते हैं। सबसे जो मोटा भाग होता है उसको हम लोग क्रोमोनीमा कहते हैं। ये गुणसूत्र की रचना है। अगर गुणसूत्र की बात करें मानव में, तो मानव में 23 जोड़े यानी 46 गुणसूत्र होते हैं। इसे हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, एक को लिंग गुणसूत्र कहेंगे और अलिंग गुणसूत्र। अलिंग गुणसूत्र को अंग्रेजी में हम लोग ऑटोसोम के नाम से जानते हैं, और लिंग गुणसूत्र को हम लोग एलोसोम के नाम से जानते हैं। अलिंग गुणसूत्र को ऑटोसोम और लिंग गुणसूत्र को हम लोग एलोसोम के नाम से जानते हैं। अलिंग गुणसूत्र क्या होता है, अगर नर और मादा की बात करें तो उसमें लगभग वो सभी गुण समान ही होते हैं। तो सभी गुण समान होते हैं, तो कुछ ऐसे गुणसूत्र है जो दोनों में काम करता है, जैसे बाल, नाक, मुंह, कान, ये सब जो गुणसूत्र बनाते हैं, तो उसको हम लोग ऑटोसोम कहेंगे, क्योंकि मेल फीमेल में समान होते हैं, इसमें कोई भिन्नता नहीं थी। लेकिन एक जो हमारा गुणसूत्र होती है 23वां जोड़ी जो होती है, लास्ट जोड़ी, मेल फीमेल में अलग अलग होती है। कहने का मतलब अगर मेल में ऐसा है तो फीमेल में भी ऐसा है, मेल में ऐसा है तो फीमेल में भी ऐसा है, मेल में ऐसा है तो फीमेल में भी ऐसा है। लेकिन एक गुणसूत्र ऐसा है मेल फीमेल में दोनों क्या है, अलग अलग है। यानी दोनों क्या है, अलग अलग है। ये यानी और सब बाकी समान है, लेकिन ये जो 23वां जोड़ा है ये असमान, इसी को हम लोग लिंग गुणसूत्र एलोसोम के नाम से जानते हैं। इंग्लिश नाम इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखिएगा। जैसे हम कह सकते हैं मेल में 22 को समान होते हैं और एक वो होता है XY, फीमेल में 22 को समान ही होते हैं, एक होता है XX। ये ध्यान रखना, ये इस प्रकार से पेयर आपको याद रखना। अगर बात करें हम दूसरे अंगों के बारे में, जिसको हम लोग अंतःप्रद्रव जालिका कहते हैं। अगर बात करें अंतःप्रद्रव जालिका के बारे में, तो अंतःप्रद्रव जालिका जो हमारा केंद्रक होते हैं, केंद्रक के ही सटे कुछ भाग होते हैं। इसका एक सिरा केंद्रक से लगा होता है, दूसरा सिरा जीभ द्रव से लगा, एक सिरा केंद्रक से लगा होता है, एक सिरा जीभ द्रव से लगा हुआ होता है, जो है, ठीक है। इसे कोशिका का कंकाल कहते हैं, क्योंकि ये कोशिका में हड्डी की तरह काम करते हैं, कोशिका को चिपकने उपकने नहीं देता है, इसलिए इसको कोशिका का अंतःप्रद्रव जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कोशिका का कंकाल के नाम से जानते हैं। इसको दो भागों में हम बांट सकते हैं। दो भागों में बांटने का मतलब ये हुआ कि कुछ भाग इसके ऐसे होते हैं जो, जैसे यहाँ देख लीजिए, कुछ भाग ऐसे होते हैं जो चिकना होते हैं, जिसको स्मूथ होते हैं, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER के नाम से जानते हैं। और कुछ भाग ऐसे जो खुरदरी होती है, खुरदरी इसलिए होती है क्योंकि उस पर राइबोसोम पाए जाते हैं, इसलिए उसको खुरदरी अंतःप्रद्रव जालिका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। जो चिकनी अंतःप्रद्रव जालिका होती है वसा के बने होते हैं तथा लाइसोसोम के निर्माण के लिए पाचक एंजाइम का संश्लेषण करते हैं। वसा के बने होते हैं और पाचक एंजाइम का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं लाइसोसोम के लिए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। जो खुरदरी अंतःप्रद्रव जालिका रफ होते हैं, इसके सतह पर कण जैसी रचना होती है, जिसे हम लोग राइबोसोम कहते हैं। कोशिकाओं के अंदर में सबसे छोटी अंग जो होती है वो राइबोसोम ही होती है, ठीक है। ये कण जैसी रचना से बनी, इसलिए एक खुरदरी होती है। कोशिका का सबसे छोटा अंग राइबोसोम होता है। राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है, इसलिए प्रोटीन का फैक्ट्री इसे माना जाता है। अगर कोशिकाओं के अंदर में प्रोटीन का फैक्ट्री का बात करें, प्रोटीन कौन निर्माण करता है, कौन बनाता है, तो आपको कहना राइबोसोम बनाता है। इसे प्रोटीन का फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। अगर इसके बाद बात करें, सबसे जो कोशिकाओं में जगह होती है जहाँ इसमें पानी भरे होते हैं, उसको हम लोग रिक्तियां यानी वॉक्यूल्स के नाम से जानते हैं। यह बड़ा और छोटा हो सकता है, जैसे हम लोगों के शरीर में छोटा होता है, पेड़ पौधा के शरीर में बड़ा होता है। यह कोशिका के आयतन को कंट्रोल करता है, यानी कितना जगह छेकेगा कोशिका, कितना छोटा होगा, कितना बड़ा होगा, ये इसे ही कंट्रोल करता है। इसके अंदर पोषक तत्व एवं उत्सर्जित पदार्थ भरे, जो गंदगी चीजें होती है कोशिकाओं के, जो खाने वाला चीजें होती है, जो इम्पोर्टेंट होते हैं, वो वॉक्यूल्स के अंदर ही भरे होते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। रसधानियां प्रायः पादप कोशिकाओं में पाया जाता है।
अपना लोग के कोशिका में भी होता है, प्रायः लिखे हैं तो मतलब छोटा छोटा होता है, लेकिन पादप कोशिका में बड़ी बड़ी होती है। यदि जंतु कोशिका में होती भी है तो वो कैसी होती है, छोटी होती है, अब ध्यान रखना। इसकी झिल्ली अर्धपारगम होते हैं, जो जिसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। कहने का मतलब हुआ जो हमारा वोक्यूल्स है, वोक्यूल्स जो झिल्ली से गिरे तो झिल्ली अर्धपारगम होती है। अर्धपारगम मतलब कुछ चीज अंदर आएगा, कुछ चीज अंदर नहीं आएगा, तो इसलिए अर्धपारगम में कहते हैं। और जो हमारा जो वोक्यूल्स है, वोक्यूल्स का जो झिल्ली होती है उनको हम लोग टोनोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बात करें, जो लवक होता है, ये लवक इंपोर्टेंट है। लवक जो होता है जिसको हम लोग प्लास्टिड के नाम से जानते हैं, ये केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। पेड़ पौधा के कोशिकाओं में लवक पाए जाते हैं। यह कोशिका का सबसे बड़ा अंग है, ये भी आपको ध्यान में रखना। कोशिकाओं के अंदर सबसे बड़ा अंग कौन होते हैं, लवक होते हैं। इसे 3 प्रकार में हम बांट सकते हैं। जो पेड़ पौधा कोशिकाओं में लवक होते हैं, 3 प्रकार। वर्णी लवक जिसको हम लोग क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, अवर्णी लवक जिसको हम लोग ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, हरित लवक जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। इसका नाम कई बच्चे इसमें सुने होंगे। अगर वर्णी लवक की बात करें या विभिन्न रंग प्रदान करते हैं, वर्णी मतलब रंग होता है, ठीक है, विभिन्न रंग प्रदान करते हैं या फूल और फल में पाया जाएगा, क्योंकि ये वर्णी लवक होगा और रंग प्रदान करेगा। अगर हरित लवक का बात करें, क्लोरोप्लास्ट, यह हरा रंग प्रदान करता है। इसके अंदर क्या होता है, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल पाए जाते हैं। नमक रंजक यानी पिगमेंट होता है, पर्णहरित नामक पिगमेंट जो हरा रंग प्रदान करता है। प्रायः पत्ती और तनों में पाए जाते हैं। इस पौधों का रसोई घर के नाम से भी जानता है हरित लवक को। पौधों का रसोई घर किसे कहते हैं, हरित लवक, क्योंकि इसके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं होती है, इसीलिए इसको रसोई घर के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें अवर्णी लवक का, ल्यूकोप्लास्ट का, यह रंगहीन होता है, इसका कोई रंग नहीं होता, जिस कारण से जड़ में पाया जाएगा। ये भोजन संग्रह का कार्य करता है और ये जड़ में पाया जाता है, इसीलिए इसको अवर्णी मतलब इसमें कोई रंग नहीं है। अवर्णी लवक है, रंगहीन लवक है, ठीक है, जड़ों में पाया जाता है, भोजन संग्रह का काम करता है। इंपोर्टेंट बात यह होता है, प्रकाश संश्लेषण का स्थान कौन होता है, हरित लवक होता है। और यदि बात करें, यही हमारा हरित लवक मतलब प्लास्टिड है। प्लास्टिड जो हमारा हरित लवक का ये पिक्चर है, ऐसे समझ लीजिए। हरित लवक के अंदर में जो ये छड़ जैसे रचना है, इसको हम लोग एस्ट्रोमा लेमिली कहते हैं। और ये हमारा क्या है, हरित लवक जिस झिल्ली से घिरा है तो उसको हम लोग दोहरी झिल्ली, दो झिल्ली से घिरे होते हैं। और इसके अंदर जो पानी भरा तो उसको हम लोग एस्ट्रोमा कहते हैं। और इसके अंदर जो ये छड़ जैसी रचना में मोटा भाग होता है उसको हम लोग ग्रेनम लेमिली कहते हैं। ये हरित लवक का एक प्रकार का पिक्चर हुआ, ठीक है। वो इंपोर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपोर्टेंट ये बातें, ये स्टार मान लीजिए इंपोर्टेंट है। डीएनए और राइबोसोम कहाँ कहाँ पाया जाता है, आपको कहना माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक और लवक में। अगर डीएनए का बात करें तो डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में तो पाया जाता ही था, आपको पता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और लवक, केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और लवक में भी पाया जाता है। अगर बात करें राइबोसोम भी, तो केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और लवक में भी पाया जाता है। मतलब डीएनए और राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, लवक तीनों जगह पाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगर बात करें उसके बाद का जो अंग होता है, जिसे हम लोग तारक के नाम से जानते हैं, सेंट्रोसोम के नाम से जानते हैं, तारक का यानी सेंट्रोसोम के नाम से जानते हैं। अगर बात करें तारक का सेंट्रोसोम का, यह बेलन जैसी रचना होती है। बेलन जैसे मतलब इस प्रकार से संरचना होती है, इस प्रकार से संरचना होती है, ऐसे बेलन जैसी संरचना होती है, ठीक है। तो इसके अंदर सूक्ष्म रचना होती है जिसको हम लोग सेंट्रियोल कहते हैं। जो तारक काएं होती है, बच्चा ध्यान रखिएगा, ये जो तारक काएं होती है, तारक काएं के अंदर छोटी छोटी रचना होती है जिसको हम लोग सेंट्रियोल के नाम से जानते हैं। पूरे को सेंट्रोसोम कहते हैं, इसके छोटी छोटी रचना को हम लोग सेंट्रियोल के नाम से जानते हैं। और यह जंतु कोशिका के विभाजन में सहायक होते हैं, एक कोशिका को 2 भागों में तोड़ने में सहायक होते हैं। इसके बाहर में ऐसे ऐसे झिल्ली पाए जाते हैं, उसको हम लोग सिलिया और फ्लैजिला निर्माण में करते हैं, सिलिया और फ्लैजिला निर्माण करते हैं कोशिकाओं के बाहर में, ठीक है। चलिए ये बातें हो गया। अब बात करें हमारा जो मेन चीजें होते हैं, वो जो इंपोर्टेंट है वो क्या होता है, लाइसोसोम होता है। लाइसोसोम, इसका खोज डी डुबे ने किया था, याद रखिएगा। यह कैसी रचना है, तो कहेंगे यह थैली जैसी रचना है, यानी बैग जैसी रचना है। इसके अंदर पाचक रस भरे होते हैं, है ना, पाचक एंजाइम है, जिससे जीव द्रव को घुलाने की क्षमता होती है। ऐसा पाचक एंजाइम होता है जो कोशिका के अंदर पूरे जीव द्रव को घुलाने की क्षमता होती है, बर्बाद करने की क्षमता होती है। लाइसोसोम के अंदर ये जो थैली होती है, थैली के अंदर पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। जब कोशिकीय चयापचय व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है, जब भोजन पाचन होने लगता है, कहीं ना कहीं अगर कुछ गड़बड़ी हो जाता है, कुछ व्यवधान उत्पन्न हो जाती है, तो लाइसोसोम फट जाते हैं। मतलब अगर कुछ कोशिका के अंदर गड़बड़ी हुआ, लाइसोसोम फट जाएगा। तो लाइसोसोम के अंदर जो मौजूद एंजाइम होता है वो अपने ही कोशिका को पाचित कर देता है, क्योंकि घुलाने की क्षमता होती है इसमें, है ना। इसी के परिणाम स्वरूप कोशिका की मृत्यु हो जाती है। इसलिए हम लोग लाइसोसोम को आत्महत्या का क्या कहते हैं, थैली कहते हैं। अगर कोशिकाओं के अंदर आत्महत्या का थैली का बात करेंगे तो आपको क्या करना, लाइसोसोम कहना, ये बात आपको ध्यान में रखना। अगर बात करेंगे गोल्जी उपकरण का, जो गोल्जी बॉडी होती है, इसका खोज कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने किया था, याद रखिएगा। पादप कोशिकाओं में गोल्जी उपकरण को हम लोग डिक्टियोसोम कहते हैं। इसी गोल्जी उपकरण को पेड़ पौधा कोशिका में डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं। ये पोषक पदार्थों का परिवहन, यानी कि ये परिवहन का मोटरसाइकिल का काम करता है। पोषक पदार्थ जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनता है, यहाँ से वहां ले जाने का यही काम करता है, ठीक है। लाइसोसोम और
पेरोक्सीसोम निर्माण में सहायक होते हैं, ये लाइसोसोम के निर्माण में भी सहायता करते हैं। ये कोशिका का मुस्रवन है ना, सिक्रेटरी अंग है। सिक्रेटरी अंग मतलब होता है देख रेख करने वाला, ये अंग है, ठीक है। अन्य इसका क्या कार्य है, तो कोशिकाओं में प्रवेश करने वाले बड़े और बाह्य कणों का पाचन कर देना। बड़ा कण जो रहेगा उसको क्या कर देना, पाचन कर देता है। इसका लाइसोसोम का कार्य का बात करते हैं, बड़े अंगों का पाचन, कोशिकाओं को साफ सुथरा रखता है, जीवाणु और विषाणु से क्या करता है, रक्षा करता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अंग कोशिकाओं का है जिसको हम लोग सूत्रकणिका के नाम से जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट अंग है सूत्रकणिका, यानी इसे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से भी जानते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है इसका खोजकर्ता कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने खोज किया था, और इसका नाम जो रखा था वो इसके कोलिकर के साथ साथ जो अल्टमैन भी इसका सहायता किया था, और नाम जो दिया था वो बेंडा नामक वैज्ञानिक ने दिया था। जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया वो कौन दिया, बेंडा दिया। और यदि खोज का बात करें, खोज आपको कोलिकर कहना है, माइटोकॉन्ड्रिया नाम कौन दिया, बेंडा। कई जगह पर माइटोकॉन्ड्रिया की खोज बेंडा भी प्रकाशित होते हैं, आप लोग को ध्यान रखना है। इसका खोज क्या था, कोलिकर ने, नाम दिया था बेंडा ने। अगर कोलिकर नहीं रहेगा तो बेंडा आपको मानना। यदि पादप कोशिकाओं में बात करें तो ये पादप कोशिकाओं में थोड़ा छोटा होता है, जंतु कोशिका में ये बड़ा होता है, ठीक है। इसके अंदर कोशिकीय श्वसन होता है, यानी ऑक्सीजन जो हम सांस में लेते हैं, जैसे हम लोग भोजन किए तो भोजन करने के बाद जो ग्लूकोज निर्माण हुआ था, भोजन करने के बाद जो ग्लूकोज निर्माण हुआ था, ग्लूकोज हमारे कोशिकाओं के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में जाके बैठ जाते हैं, वहां पर संरक्षित रहते हैं, यानी एक प्रकार का भंडारण घर है ये। भोजन कर करके भंडार यहाँ पर करके रखते हैं। जो ही ऑक्सीजन लेकर के सांस लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में जाते हैं, तो ऑक्सीजन और ग्लूकोज आपस में संयोग करके ऊर्जा का निर्माण कर लेता है। इसके आंतरिक भाग में जो द्रव भरा होता है, जिसे हम लोग मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं, इसके अंदर जो ये पानी जैसे पदार्थ भरा उसको हम लोग मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं, द्रव को, ठीक है। इसके आंतरिक दीवार को, ये जो आंतरिक दीवार देख रहे हैं, इसको हम लोग क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। इसके अंदर श्वसन होता है। श्वसन मतलब क्या होता है, कहेंगे ग्लूकोज में जब ऑक्सीजन मिलता है तो ऊर्जा निर्माण होता है। ग्लूकोज में जब ऑक्सीजन मिलता है तो जब ऊर्जा निर्माण होता है, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। ग्लूकोज पहले से बैठा हुआ था, ऑक्सीजन सांस में लिए, तो सांस लेना भी जरूरी है ऊर्जा निर्माण के लिए, भी ध्यान रखना। इसे कोशिका का ऊर्जागिर यानी पावर हाउस भी हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है, सिंथेसिस होता है। अगर बात करें माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर बने जो ऊर्जा होती है वो किस रूप में जमे होते हैं, यानी एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में क्या होते हैं, जमे होते हैं। जैसे हम लोग घर में धन दौलत रुपया के रूप में जमे हैं, करेंसी, इसीलिए हम लोग एटीपी को क्या कहते हैं, एटीपी को हम लोग कोशिका का ऊर्जा मुद्रा, करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं। करेंसी ऑफ सेल किसे कहा जाता है, एटीपी को। एटीपी का पूरा नाम पूछेगा, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी में कितने फॉस्फेट होते हैं, 3 फॉस्फेट होती है, आपको याद रखना है, क्योंकि एटीपी के रूप में ऊर्जा जमा होते हैं। अगर ग्लूकोज से ही ऊर्जा निर्माण हुआ है तो हम लोग कह सकते हैं ग्लूकोज को कोशिका का ईंधन कह सकते हैं। ग्लूकोज को कोशिका का क्या कह सकते हैं, ईंधन कह सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमारा कोशिकाओं को सभी अंग क्लियर होते हैं। अगर वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद यहाँ तक जुड़ने के लिए, नमस्कार।